ओके, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने स्टार्ट करना है, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। थर्म आप लोग जानते हैं कि हम टेम्परेचर या हीट को कहते हैं, और केमिस्ट्री का मतलब, केमिकल का मतलब है जो रिएक्शन हो रहा है कोई, डायनामिक्स का मतलब मूवमेंट ऑफ दैट हीट है। अब ये मूवमेंट ऑफ हीट आप लोगों ने ऑब्जर्व की हुई है। सिंपल कोयले का जलना जो है वो एक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है जिसके जरिए आप लोग एनर्जी हासिल करते हैं। तो कभी भी किसी हीट चेंज को किसी रिएक्शन के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो वो कहलाता है, आपके पास केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आ जाता है। देखिए, बॉन्ड को तोड़ना, मिसाल के तौर पे मैं H2 और Cl2 को आपस में मिलाना चाहता हूँ टू फॉर्म 2HCl, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेंगे और फिर HCl के मॉलिक्यूल्स का आपस में बॉन्ड बनेगा। तो देयर आर टू थिंग्स, बॉन्ड ब्रेकेज विच इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी जब निकालते हैं तो आप देखते हैं कि ब्रेकिंग की एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी एक्सोथर्मिक हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट होती है, एंडोथर्मिक हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होती है। तो आप ये देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, कि आप बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन को आपस में ऐड कर देते हैं ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए। इसको बाद में हम यू भी कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज नेवर इक्वल, ये याद रखेंगे आप, ये कभी बराबर नहीं होता। तो रिएक्शन दो किस्म के हो सकते हैं, रिएक्शन या एक्सोथर्मिक हो सकता है या रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो सकता है। तो एक्सो और एंडोथर्मिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये सिंपल आपका मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल की हल्की फुल्की सी डिस्कशन है, जस्ट हम लोग एक बेस बना रहे हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, जी सजाद अख्तर। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सजाद अख्तर। सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज। अभी भी कट रही है? जी सर। बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रहा है आवाज कटने का? ओके, चलो नहीं सर, आप ठीक है। चलो, ठीक है ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जी, एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। आप लोग एक्सो एंडो को जानते हैं। फर्ज करें कि जी सर, पहले रिएक्टेंट आ रहा इस था, अब पॉइंट ठीक पे है। है। अब रिएक्टेंट जो है वो अपनी एक खास पॉइंट पे जाने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है तो रिएक्टेंट अपनी एनर्जी ओवरऑल लूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और आप देखें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसको खुद एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। याद रखें जिसमें रिलीज होने वाली एनर्जी, अब यहाँ पर ये ई ए लिखा हुआ है, ई ए कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग जानते हैं कि जब तक अचीव नहीं होगी तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैं एक माचिस की तीली जला के सुई गैस को आग लगाता हूँ तो वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वंस आप लोग एनर्जी दे देंगे तो रिएक्शन अपने आप प्रोसीड करता रहेगा, लेकिन एंडोथर्मिक में ऐसा नहीं होगा। एंडोथर्मिक में आपको बार 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 उसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ बातें हैं। इसके बाद जी ये कुछ चीज़ें आ गई, टेम्परेचर हमेशा राइज करता है और इसमें टेम्परेचर हमेशा फॉल कर जाता है एंडोथर्मिक में। दोनों की एग्जांपल्स और वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। How we use this thing like to predict the feasibility of a chemical reaction। देखिए, आप लोग एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी को देखते हैं, क्या ये रिएक्शन थर्मोडायनामिकली पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप उसकी एक्सो और एंडोथर्मिक वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं, फिर आपको इसी तरह उसकी यील्ड का अंदाजा हो जाता है। मैं ये जरा पॉइंट थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता हूँ। सपोज कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है जिसमें से हीट रिलीज हो रही है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सराउंडिंग का, ये आपका सिस्टम है, इस कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है और आप क्या कर देते हैं, आप इसकी जो ये सराउंडिंग है, यानी यहाँ वो रिएक्शन हो रहा है जो भी है, आप इसकी सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखें जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ज्यादा हीट जो है वो एवॉल्व होगी,
जिसकी वजह से आपके ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस केस में टेम्परेचर को डिक्रीज करने से प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएंगे, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो अब क्या प्रॉब्लम होगी? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं तो बाहर का टेम्परेचर भी ज्यादा है, और याद रखें हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। अगर सराउंडिंग में भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर ये रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर सकेंगे। इट मीन जब रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को लूज ही नहीं कर सकता तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये आपने याद रखनी है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं यील्ड को, कि भाई यील्ड कम कब होगी, ज्यादा कब होगी। कई जगहों पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहां टेम्परेचर डिक्रीज करने से यील्ड ज्यादा होती है, और जहां एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वहां टेम्परेचर इंक्रीज करने से यील्ड ज्यादा होती है। इसके बाद जी हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है डिफरेंट प्रोसेसेस है, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फेज रूल्स वगैरह। हम इन चीज़ों को इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि सिर्फ ये बल्क के ऊपर अप्लाई हो सकती है। आप सिंगल मॉलिक्यूल, नैनो पार्टिकल्स या इन चीज़ों को इसके अंदर नहीं लेके आ सकते। इसके अलावा आप रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेशन इसके अंदर नहीं निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को नोटिस किया जाता है। अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेज क्या है, देखें इसकी एक मिसाल छोटी सी पहले सीख लेते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेज का मतलब क्या है। आपको ये कोयला मैंने एक पकड़ा दिया, आपको क्या पता कि इस कोयले की एनर्जी क्या है? अगर एक कोयला आपके पास मौजूद है तो आपको नहीं पता कि इसकी एनर्जी क्या है। आप क्या करेंगे, आप इस कोयले को बर्न कर देंगे, हीट कर देंगे, और फिर आप देखेंगे कि इसमें से कितनी एनर्जी एवॉल्व हुई है। और वो एनर्जी एवॉल्व सबसे पहले आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर निकालने के बाद आप उसे कन्वर्ट करते हैं हीट में, और फिर हीट जो होती है उससे आप लोग देखते हैं कि कितना यूजफुल वर्क डन आप लोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि आपके पास कभी भी ये जो कोयला है, आपको मतलब है कोयले को जलाने से। इनिशियली उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, सपोज रूम टेम्परेचर है। जब फाइनल वो जलता रहा और वो उसका टेम्परेचर चला गया लेट सपोज 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपने फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को माइनस कर दिया, यानी 400 में से आपने, ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये 375 आपके पास आ गया, इतना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपको मिल गया। फिर आपने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लिया हीट में, और हीट में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट कर लिया अपनी एनर्जी में या यूजफुल वर्क में। अब यहाँ पॉइंट समझने वाला क्या, पॉइंट ये है कि आपको इससे मतलब नहीं है कि कोयले को माचिस से जलाया गया है, कोयले को इलेक्ट्रिक स्पार्क से जलाया गया है, कोयले को, हमें कंसर्न ये है कि इनिशियली क्या था और फाइनल क्या था, रिगार्डलेस टू द रूट। इसको कहा जाता है स्टेट फंक्शन। जब हम कभी एक यहाँ पे स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस रूट से गया था, उसके अंदर क्या था। देखें इसकी एक और मिसाल आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि आपको अगर मैं पूछूं कि सुबह 7 बजे के पास ट्रैफिक ज़्यादा होती है या दोपहर को 1 बजे के पास ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो अब आप कहेंगे कि 7 बजे के पास जो ट्रैफिक है वो कम है और 1 बजे के पास ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं आप कहेंगे कि हम सुबह 7 बजे जा रहे थे, एक साइकिल की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा जा रहा था वो गाड़ी थी वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, पास एक डेवो वाला बस वाला जा रहा था उसकी 60 थी 50 थी। आप हर एक की स्पीड मेंशन नहीं करेंगे, आप ओवरऑल बताएंगे कि ओवरऑल इस टाइम पे वो ट्रैफिक कम होती है और ओवरऑल इस टाइम पे जो ट्रैफिक है वो ज्यादा होती है। यानी आप इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन बताएंगे, आप रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि आप इसको डिस्कस ही नहीं कर सकते। अगर हम इसको ले जाते हैं एटॉमिक या एक मोड में कि एक हमारे पास सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कोई एक सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी है, तो देखें यहाँ पार्टिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल रोटेशनल मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं। इसके अलावा वाइब्रेशनल एनर्जीज इसके दरमियान मौजूद हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजिशंस करते हैं, आपको पता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव करता है। तो आपके पास ये कंटेंट तो टोटल एनर्जी का एक मिक्सचर है ना, आप हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशन मोशन नोट नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या रहते हैं, आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को ही डिस्कस करते हैं। ये होता है आपका स्टेट फंक्शन, और हम इसमें स्टेट फंक्शन की हद तक महदूद रहेंगे।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? जो अपने आप ऑकर हो रहा है। जैसे ये मैंने मिसालें आपके सामने लिख दी हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक। ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन हर बार नहीं एक्सोथर्मिक होते। जैसे अमोनियम क्लोराइड को अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये अमोनियम और क्लोराइड बनता है, और ये एक एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन देता है। अगर किसी के हाथ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाए तो कभी भी उसको वॉश वाटर से नहीं करते, क्योंकि जब आप इसको वाटर से वॉश करेंगे ना तो ये हाइड्रेशन एनर्जी पैदा करेगा, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? वो मजीद हीट डेवलप करेगी वहां पर। तो क्योंकि मेरे पास एक बार लेबोरेटरी में मेरे हाथ पे एसिड गिर गया था, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था। एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बन रहा होता है अमोनियम क्लोराइड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ HCl। और ये जो रिएक्शन हो रहा होता है, इसके दौरान जो अमोनियम क्लोराइड है, इसकी एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है। यानी हम क्या करते हैं, हमारा जो जलन का फैक्टर होता है वो इसकी वजह से कम हो जाता है, क्योंकि हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये केस बड़ा रेयर होता है। ज्यादातर जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जानते हैं जो अपने आप होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि हमेशा इनको एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा जी, सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात की जाए तो सिस्टम क्या चीज़ है? जो आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, और सराउंडिंग क्या है? रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है। सिस्टम एक छोटा सा आपका ग्लास भी हो सकता है, कॉनिकल फ्लास्क भी हो सकती है, और सिस्टम आपका एक बड़ा क्लस्टर ऑफ थिंग्स भी हो सकता है, क्लस्टर ऑफ एरिया हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड केमिकल एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग, तो और विच फॉर यू आर स्टडिंग। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिस्टम में। सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है सपोज, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर मैंने ये ओपन सिस्टम रखा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगी, ट्रांसफर ऑफ मैटर भी होगा, और इसके अलावा इसके अंदर से जो एक्सोथर्मिक हीट है वो भी बाहर जाएगी। तो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर भी होता है और एनर्जी भी होती है। मैंने मिसाल दे दी। देन आ जाते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपके पास मैटर ट्रांसफर नहीं होता। जैसे अगर मैं इसी कंटेनर को बंद कर दूं तो अब इसके अंदर से टेम्परेचर तो बाहर जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इसमें ना मैटर ना एनर्जी, जिसको आप लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं कि आपने उसको रख लिया और किसी चीज यानी ऐसी चीज के अंदर उसको ऐड कर लिया जिससे नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्म यानी आइसोलेटेड सिस्टम जो है। चौथा है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है? देखिए, आपके पास कोई सिस्टम एक स्टेट में चला जाता है जहां पर उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की डेफिनेट वैल्यू हो जाती है। जैसे आपको याद हो, हमने क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे बिलो हॉट, जिससे अबव टेम्परेचर हो तो गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये था क्रिटिकल टेम्परेचर, ये उसकी स्टेट है। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो उसका प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा, और जो वो वॉल्यूम अटेन करेगा उसको कहा जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। खैर, ये दो चार चीजें थी। इसके अलावा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इन वेरियस फेज डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम। मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है एक्चुअली? कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, दो किस्म के आपके इक्विलिब्रियम होते हैं ना, डायनामिक एंड स्टैटिक। तो डायनामिक में क्या है? आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं एट द सेम टाइम उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आ रहे हैं। तो आपके पास कोई उसमें देखने वाला चेंज, ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता। एक्चुअली चेंज तो हो रहा होता है, लेकिन जितना चेंज फॉरवर्ड हो रहा है उतना चेंज ही बैकवर्ड हो रहा है। तो इसको आप लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है? नो हीट, नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? नो फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर। और केमिकल इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन कंपोजिशन इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम विद टाइम, इन टाइम के साथ उसके किसी भी पार्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला प्रोसेस है जी आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस? टेम्परेचर जहां पर कांस्टेंट रहता है, आइसो कहते हैं सेम को और थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज आइसोथर्मल।
हीट क्या कर सकते, देखिए किसी चीज का टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहेगा, जब उसके सिस्टम से उसकी सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो एक आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इसके अंदर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा सकती, ये आइसोलेटेड प्रोसेस होता है। इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा होता है, क्योंकि सिस्टम टेम्परेचर ने बाहर नहीं जाना, तो डेफिनेटली वो अंदर ही बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसी तरह आइसोकोरिक कहते हैं कि जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता किसी प्रोसीजर में, तो उसको कहते हैं आइसोकोरिक, और जहां प्रेशर को फिक्स कर दिया जाता है उसे कहते हैं आइसोबैरिक। तो देयर आर फोर सिस्टम, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड, चले तो ये चार आपके प्रोसीजर्स हो गए। नाउ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मैंने अभी डिफाइन किया था कि वो एनर्जी जो कोई सिस्टम प्रोसेस करता है। ये ऊपर वाले पोर्शन तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी जी नुसरत। जी नुसरत, आपका क्वेश्चन है। जी मलिक अहसन। सर सर आवाज का इशू है, बार अभी भी बार इशू आ आवाज रही है, कट रही है, समझ नहीं आ रही। सबके साथ इशू आ रही है बना। जी मलिक अहसन साहब, आपके साथ भी इशू आ रहा है? सर आवाज का मसला है सर, ज्यादा इशू? आवाज कट रही है सर। जी सर। ओह माय गॉड। चलिए, अब क्लियर हुई है आवाज या अभी सर भी आपकी आवाज कट रही है। ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है? सर आप थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन अभी सर अभी भी दरमियान से कट जाती। ओहो, अभी ठीक हुई है कि अभी भी उस तरह ही आ रही है? उमर फारूक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। जी, अभी भी आवाज का इशू आ रहा है? बेहतर है सर। चले जी, उमर फारूक साहब। सर जी जी सर आ रहे हैं। जी सर आप, जी जी आइसोथर्मल प्रोसेस दोबारा समझा दें। जी। आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस दोबारा प्रोसेस वो समझा दें। प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास टेम्परेचर किसी बॉडी का चेंज नहीं होगा। इसकी छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि मेरे पास फर्ज करेगी एक कंटेनर है, और मेरे पास इस कंटेनर में कुछ वाटर मौजूद है। मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, इसका टेम्परेचर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा कि मजीद इसके अंदर मैं अगर इसको हीट दूंगा तो ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि यहाँ से सिस्टम से सराउंडिंग में जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर वाटर के वेपर्स भी बनना शुरू हो जाएंगे, और सेकेंडली आपके पास वो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा हीट का फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे रुक जाएगा। तो कोई भी प्रोसीजर जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोथर्मल कहा जाता है। हीट यहाँ पर सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो कर सकती है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना। आपके पास 500 रुपया है, और आपको आइसोथर्मल अगर हमने बनाना है, तो आपको अगर ईद पे 10,000 रुपया मिलता है और आप 10,000 रुपया ही आगे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप आइसोथर्मल ही रहेंगे, यानी आपके पास वही 500 रहेगा। इट मीन्स अगर सिस्टम में आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो आप अपनी सराउंडिंग में इतने पैसे खर्च कर देंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इससे ऑनवर्ड चलते हैं जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज़ इंटरनल एनर्जी रखती क्यों है। अच्छा, एक्चुअल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। जो कोयले की एनर्जी हो रहा है, क्रूड ऑयल की एनर्जी हो रहा है, प्लास्टिक की एनर्जी हो रहा है, पेपर के अंदर जो है एनर्जी वो हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस कॉम्पोजिशन क्या है आपके पास। इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी सिस्टम की, वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होती है, जिसको आप लोग मैयर नहीं कर सकते। अकेली के लिए एनर्जी को, इंडिविजुअल एनर्जी को मैयर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम हमेशा चेंज मैयर करते हैं। और जिन चीज़ों में हम सिर्फ चेंज मैयर कर सकते हैं उसको इंटरनल एनर्जी कहा, उसको स्टेट फंक्शन कहा जाता है। अगर मैंने अभी बताया था प्रोडक्ट ज़्यादा हो रिएक्टेंट से तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और अगर कम हो तो ये एक्सोथर्मिक। जैसे टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखें, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है किसी सब्सटेंस में, फिर उसकी रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज
फॉलोइंग थिंग्स। अब इन एनर्जीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ लॉज हैं। सबसे पहला लॉ क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि आपके पास ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आप लोग हम मैट्रिक में मैथ में पढ़ा करते थे कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो डेफिनेटली ए इज इक्वल टू बी। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर ए और बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ और बी भी सी जैसा है, तो इट मीन्स कि ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं। तो ये इसकी पहली स्टेटमेंट है। ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है कि हम लोग किसी चीज़ के अंदर क्वांटिटी मालूम करना चाहे टेम्परेचर की, तो उसको हम इस लॉ के जरिए फाइंड करते हैं। ऑल बॉडीज हैविंग सेम टेम्परेचर व्हेन brought in thermal contact with one another through a wall which permit them to have different pressure chemical composition will remain unchanged in property। देखें, उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, उसके अंदर डिफरेंट प्रेशर हो सकता है, लेकिन उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं अगर वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं। ये सिंपल है, आप सिंपल इसका ये यहाँ से आला याद कर लें। इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई थी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये, जो कि एक थर्मामीटर को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा हाइट ऑफ द मर्करी इन थर्मामीटर कैन बी चेंज बाय द चेंज ऑफ योर टेम्परेचर। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि वो मर्करी आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ अपने टेम्परेचर को मैनेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के साथ मिलने की कोशिश कर रही होती है। यानी अगर आपकी बॉडी में मर्करी मौजूद हो तो वो भी उतना एक्सपैंड करेगा जितना एक्सपैंड उस टाइम के लिए आपका वो मर्करी थर्मामीटर में कर रहा होता है। फिर आ जाते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आपने किसी चीज को हीट एनर्जी क्यों प्रोवाइड की? ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी जरा अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो मैंने किसी सिस्टम को हीट अप्लाई की, क्यों? अब हीट से क्या होगा? क्या सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी? नो। आपने सुबह सुबह कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप जा रहे हैं पढ़ाते हैं, आप वहाँ जाना चाह रहे हैं, आपने सुबह सुबह बाइक स्टार्ट की, तो क्या पेट्रोल का हर कतरा आपको वर्क डन दे रहा है? ऐसा नहीं है। सर्दियों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपने बाइक स्टार्ट की है तो आप 1 से 2 मिनट उसको पहले छोड़ देते हैं, उसको स्टार्ट रखते हैं, वो उसके अंदर हीट एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, इंजन गर्म होता है, देन आप चलाते हैं। अगर आप ठंडे इंजन को चलाना शुरू करेंगे तो या इंजन खराब हो जाएगा या गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी चीज को हीट एनर्जी क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और फिर जो कुछ बच जाती है वो इस्तेमाल होता है वर्क डन में। आपने बाजार से अगर जाके 500 रुपए की कोई चीज खरीदी है, तो यहाँ पर चले 5,000 कर लेते हैं, हमारी किसी बहन ने 5,000 का सूट खरीदा है, तो क्या ये सूट 5,000 के है? नो। एक्चुअली पहले दुकानदार अपना प्रॉफिट रखेगा और प्रॉफिट के बाद वो क्या करेगा, आपको उस कपड़े का हो सकता है उसकी कीमत 4,000 रुपया हो और उसको प्रॉफिट जो है वो 1,000 रुपया हो रहा हो। तो एक्चुअली ये चीज है कि जब आपने क्यू अप्लाई किया तो पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ी, उसके बाद कुछ वर्क डन हुआ जो कि उसके लिए हो रहा था, यहाँ जरूरी था। अगर मैं इस इक्वेशन को इर्द गिर्द कर लूं तो देखें, क्यू डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब वर्क डन दो किस्म के होते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप बाइक के ऊपर बैठ के बाइक को चला रहे हैं तो आप वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहे हैं, कि आप मूव कर रहे हैं लेकिन बाइक आपको मूव करवा रही है, आपका सिस्टम काम कर रहा है। जब सिस्टम काम कर रहा होगा तो आपकी वर्क की वैल्यू होगी माइनस में, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाइक पंक्चर हो गई है खुदा ना करे, अब आप बाइक को चला रहे हैं, रेड है पकड़ के जिसे हम कहते हैं, तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देखें, Q इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है। अब अगर तो W की वैल्यू पॉजिटिव ही है तो माइनस और प्लस माइनस, तो ये रहेगा Q माइनस डब्ल्यू। तो हम कहेंगे Q माइनस डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सॉरी ऑन द सिस्टम। और अगर मैं कहूं कि W की वैल्यू जो है वो माइनस डब्ल्यू है,
तो Q माइनस करके माइनस W जब पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा Q प्लस W, दैट इज इक्वल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज सिंपल। जो आपकी इसकी लाइन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। डेल्टा ई मैंने बताया स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी क्या चीज़ है? देखिए किसी भी हीट को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है तो वो एंथैल्पी बन जाता है। तो केमिस्ट्री में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप किसी चीज़ को मेजर करेंगे, किसी चीज़ का हीट चेंज को मेजर करेंगे, वो उसका एंथैल्पी चेंज आएगा। ई भी एक स्टेट फंक्शन है, पीवी भी स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी एक्चुअली एक स्टेट फंक्शन है जिसे हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। एंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। के देखिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया पी डेल्टा वी को, तो जो मैथ्स पढ़े हुए उनको पता है कि अगर टू एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंशिएट हो रहे हैं, जिसको हम डेल कर रहे हैं, वो डेल लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो डी ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसको हम कहते हैं डी ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी ऑफ वाई। पहला छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, या पहला का डेरिवेटिव दूसरा छोड़ दिया, फिर दूसरे का डेरिवेटिव और पहला छोड़ दिया। तो ये आपके पास जब p की वैल्यू 0 आएगी तो ये डेल्टा इज इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी डेल्टा एन आर टी के बराबर है। तो ये मैंने सिंपल उसकी फॉर्म बनाई है, आप इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी क्या है? देखिए जी, एंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ सिस्टम कहलाती है, व्हिच इज अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन इनटू हीट। याद रखें, एंथैल्पी एक्चुअली वो चीज है जो हीट में कन्वर्ट होगी। वो अवेलेबल एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट होनी है वो एंथैल्पी है, और एंथैल्पी जो है वो फिर हीट में कन्वर्ट होगी, हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी। नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी? द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। आप कितनी हीट देंगे एक सिस्टम को कि वो उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए? देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपके पास ये पानी का 1 किलो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, तवज्जो से ये बात सुननी है। इसमें मैंने थर्मामीटर डाल दिया। अब मुझे बताएं कि मैं इस टेम्परेचर यानी यहाँ पर इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ। फर्ज करें इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और मैं चाहता हूँ ये 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इसके लिए मैं इसको हीट दूंगा ताकि इसका टेम्परेचर राइज करे। T1 है और ये T2 है। तो एक्चुअली वो हीट जो किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे उसे कहा जाता है हीट कैपेसिटी। पानी को चूल्हे पे रख दें और एक लोहे की रॉड चूल्हे पे रख दें, आप नोटिस करेंगे कि पानी का टेम्परेचर, या ऐसे आसान मिसाल देता हूँ, एक हाली जो आपका केटल है जिसे आप वो केटली कहते हैं, अगर हाली केटली को मैं आग के ऊपर रख दूं विदाउट पानी, तो आप देखेंगे कि ये विद इन 10-12 सेकंड में ये जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। आयरन है ना, लोहा, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज कर जाता है। लेकिन अगर मैंने इसी केटल में पानी डाला हो तो अब हम इंतजार कर रहे होते हैं कि चाय कितनी देर में बनेगी। तो प्रॉब्लम क्या है जी, वो टेम्परेचर हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है वाटर, और वाटर की हीट कैपेसिटी तकरीबन सबसे ज्यादा अभी तक कंसीडर होती है आपके जर्नल सॉल्वेंट्स में। तो इसका ये फार्मूला भी गिवन है। हीट कैपेसिटी अगर आप लोग कांस्टेंट अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखेंगे ना हीट कैपेसिटी को, तो ये इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे तो ये एंथैल्पी को चेंज करेगा। यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एक्चुअली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज एक्चुअली द चेंज ऑफ एंथैल्पी एट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसके ये मैंने आपको बता दिया। ये Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, बड़ा कॉमन रिलेशनशिप है। जूल पर केल्विन पर मोल इसके यूनिट्स हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा इफेक्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। आइडियल गैस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि मोनोटॉमिक गैस होती है तो हीट कैपेसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए हर कोई भी टेम्परेचर हो हीट कैपेसिटी यही रहेगी। CV कम होती है, Cp ज़्यादा होती है, मैंने बताया था। डायटोमिक गैसेस के लिए अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो तो 5/2R एंड 7/2R, और अगर हाई टेम्परेचर हो तो 7/2R एंड 9/2R। तो ये है। सॉलिड्स के अंदर याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट जीरो पे Cp और Cv की वैल्यू जीरो हो जाती है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स
ये ऑब्जेक्टिव अब बहुत इंपॉर्टेंट कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड जीरो हो जाता है जब आपके पास एब्सोल्यूट जीरो आ जाता है। बहुत कम टेम्परेचर होगा तो CV इज इक्वल टू टेम्परेचर क्यूब है, बुक की इक्वेशन है, इसमें मैंने बस इसको लिख दिया था। वेरियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस टू सब्सटेंस ये वेरी करती है। मोनोटॉमिक क्रिस्टल के लिए CV की वैल्यू 3R होती है। यू कैन कंसल्ट माय ओल्ड नोट्स अबाउट जो हमने लिखे थे इसके लिए सॉलिड्स के लिए, तो उसके अंदर मैंने ये बात लिखी है। नाउ इन द केस ऑफ लिक्विड, गैसेज और सॉलिड की निस्बत सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है लिक्विड्स की एज कम्पेयर टू गैसेज एंड सॉलिड। लिक्विड वाटर हैज द लार्जेस्ट हीट कैपेसिटी। ये देखें यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ भी लेंगे। अच्छा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में फर्क क्या है? हीट कैपेसिटी कहा जाता है आप किसी चीज की 1 किलोग्राम के लिए जब एनर्जी को देख रहे हैं उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। 1 किलोग्राम टेम्परेचर कितने जूल एनर्जी से बढ़ेगा। जब हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की तो हम कहते हैं 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कितनी देर बाद बढ़ेगा। जब हम बात करते हैं ना स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक हीट इज एक्चुअली हीट कैपेसिटी पर ग्राम कि 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। एक हमने देखा किलोग्राम को बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 1 मोलर को बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, और हीट स्पेसिफिक हीट का मतलब है 1 ग्राम। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम लेके, वाटर 1 ग्राम है मेरे पास, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका टेम्परेचर कितनी एनर्जी के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद 1 डिग्री बढ़ेगा, तो ये इसकी स्पेसिफिक हीट है। लेकिन अगर मेरे पास 1 किलोग्राम वाटर हो और मैं उसका टेम्परेचर देखूं तो ये उसकी हीट कैपेसिटी है। और अगर उसी वाटर का 1 मोल ले लिया जाए तो ये उसकी मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ये देखें जी, एक मैंने टेबल ऐड किया था। आइस के अंदर देखें हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है, जैसे बताया कि लिक्विड में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, वाटर की लिक्विड में सबसे ज्यादा वैल्यू है, बाकियों में इसकी वैल्यू कम नजर आ रही है। इसके यूनिट देख लें, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास इसके यूनिट्स हैं। अच्छा जी, हीट कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन, ये किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज हो रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंथैल्पी का ज्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये बात कर रहा है वो। हीट कैपेसिटी बढ़ा दी तो डेफिनेटली हीट कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी चेंज बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज एंड सीपी चेंज कैन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ सीपी। अब हम यहाँ बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मीन्स कि जहाँ पर आपके पास एक जैसा टेम्परेचर हो, तो वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसकी फाइनल फॉर्म है, इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। प्रेशर के हवाले से V2 और V1 इज इक्वल टू P1 ओवर P2 है, मैंने किया हुआ है। इंटरनल एनर्जी देख लें आप लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। जब आप इसको ड्राइव करते हुए जाएंगे तो याद एंड पे ये रिलेशन आएगा कि आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा पी बराबर होते हैं, डेल्टा ई और डेल्टा एच बराबर होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। ऑब्जेक्टिव ये है इसके अंदर। ए डायबिटिक एक्सपेंशन, ए डायबिटिक प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी इक्वेशन है टी गैमा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, पी गैमा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट। और याद रखें किसी भी एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अगर वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो इसे कहते हैं वर्क डन सराउंडिंग कर रहा है सिस्टम के ऊपर। यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है हमसे कि इफ वर्क डन इज नेगेटिव इन ए डायबिटिक प्रोसेस देन इट